ओके, टाइट्रेशन मतलब मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए है, उसका कंसंट्रेशन नोन है, उसके थ्रू अदर्स का कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं, यही है ना? हाँ। अब इसमें एक का कंसंट्रेशन नोन है, अदर का बताना था, यही था ना? तो उसके कुछ फॉर्मूले बताए थे हम लोग ने, है ना? एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या करना होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही इक्वल करना होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करने का तुम्हारे पास तीन ही तरीका होगा, मास बाय इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और एक हो गया नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इससे इक्वल कर दो सबको। हो सकता है कि तुम्हें इक्वल करना पड़े तो m1/e1 इक्वल टू m2/e2, या एक का मास दिया हुआ है, दूसरे का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया हुआ है n इंटू बी, या दोनों का n1v1 है तो n1v1 इक्वल टू n2v2, या नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, एक का मास बाय इक्विवेलेंट मास, एक का नंबर ऑफ मोल्स होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। हाँ, अब बताओ, ये मैंने बताया था, इसमें कोई डाउट है क्या? कि ये चार फॉर्मूला इसी को इक्वल करना है, मतलब मास बाय इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर निकालना अच्छे से आना चाहिए, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, जो भी दे सबको आपस में हम लोग इक्वेट कर देते हैं उससे। जैसे कुछ ऐसे मैंने बोला था, और तो फिर जिसका भी इक्वल करना होगा ये तीन फॉर्मूलास करना होगा, तो इससे कुछ क्वेश्चंस। ओके, हाँ, जैसे इससे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, तो मैं भेजता हूँ तुम्हें कुछ क्वेश्चंस। फॉर्मूला याद हो गया ना सबको? ये मैंने फोटोग्राफ ले लिया और ये तुम लोग को भेज देता हूँ। एस 3 4। ओके, डन, गया तुम्हारे पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 4 अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। करना बस वो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करना, और कुछ नहीं, यही फॉर्मूला है। थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट करो।
तो मैं देखता हूँ। Okay, done.
नो आंसर येट। नहीं हो रहा है। ओके चलो मैं बताता हूँ। तो किसका है रिएक्शन Fe2 प्लस और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, यही रहेगा ना। KMnO4 का क्या दिया हुआ है? KMnO4 तुम्हें मालूम है कि +7 से किधर जाता है, एसिडिक में +2, एन फैक्टर 5 होता है ना। और आयरन का ये कितना होगा? इसका क्या दिया, मास नंबर ऑफ मोल्स, नॉर्मलिटी दिया हुआ ना, N इंटू वॉल्यूम इन लीटर, N1V1 इक्वल टू उसका क्या होगा N2V2। इसका नॉर्मलिटी कितना है KMnO4 का, 0.2 इंटू 5 इंटू इसका वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं वॉल्यूम पूछा हुआ। दूसरे का कितना है 2.5 ml इंटू 0.4, ये हो गया V1। समझ में आया ना, बस ये दो को इक्वेट करना है, कोई भी क्वेश्चन है बस दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस ये फॉर्मूला मालूम रहे, मास बाई इक्विवेलेंट मास, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और कुछ नहीं है फॉर्मूला के अलावा समय। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 कैसे होगा, कौन सा इक्वेशन? सौरभ तुम एक बात बताओ, 7:30 में कहाँ लॉन्च चले जाते हो ऑलवेज? 7:30 में लेक्चर क्यों लीव कर देते हो तुम? पिछले बार मैंने वॉच किया था कि तुम चले गए, तो उसके दो, एक वीक पहले भी वही हुआ था। अभी मैं वॉच कर रहा हूँ तो 7:30 में तुम लेक्चर ही छोड़ के चले जाते हो। तो कई बार तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती है। जैसे आज ही जो सेशन लिया था, कल ये लोग का थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, 2.5 घंटे का, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। कई बार नोट्स ही सब नहीं होता, वो जूम के भी कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं। जब तक लेक्चर है तब तक बने रहो। अदिति भी जाती है, अदिति भी आई हुई है कैसा अदिति? तुम्हें भी 2 बार मैंने देखा 7:30 में जाते हुए। तो सृजन बता सकते हो क्या हो जाता है अचानक 7:30 में? फोर्थ का आंसर नहीं हो रहा है अभी। दो समझो किसका रिएक्शन है। इसका N1V1 और उसका क्या दिया हुआ देखो फोर्थ का, उसका भी नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ही है, यही होगा ना। तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों नहीं आ रहा बताओ, क्या डाउट आ रहा है इसमें? नॉर्मलिटी इसका 1 दिया हुआ है, वॉल्यूम V पूछ रहा है। इसका 25 ml है, 0.4 नॉर्मल है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ मुझे, टाइट्रेशन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर्मूला रखना है तो। एन फैक्टर ना, एन फैक्टर कहाँ पे, इसमें एन फैक्टर का जरूरत ही नहीं है, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, बस इक्वल करना है। एन फैक्टर इधर इधर था, KMnO4 का एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3, बेसिक में 1, ऐसे था।
हाँ फिफ्थ हुआ अभी, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ नंदी बोलो बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन में मैं पूछ रही थी कि एन फैक्टर आपने ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस लिया है। हाँ वो था ना, KMnO4 का बताया था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करना बोला था ना, कि एसिडिक में 5 होता है, न्यूट्रल में 3 होता है, बेसिक में 1 होता है, ऐसा बताया था कुछ KMnO4 का। सर ये आपने लास्ट लेक्चर बताया था। लास्ट या उसके लास्ट नहीं याद है, ये प्रीवियस 2 लेक्चर में फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाया ना सब। ओके। रिपीट भी कराया, हाँ प्रीवियस टू प्रीवियस कराया, और अगले बार आधे घंटे पहले रिपीट कराया, फिर कराया था, कि कई लोग मिस कर गए हों या ना याद हो, बट 2 बार रिपीट करने के बाद तीसरे बार भी नहीं याद आया तो इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा आनंदी। सर लास्ट लेक्चर मिस हुआ था, आई वाज ट्रैवलिंग। ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तुम, ठीक है। उसे एक बार देख लो ना, नोट्स जो मैंने भेजा है, 57 पेज का नोट्स भेजा है तुम लोग को प्रीवियस टाइम, उसमें सबके एन फैक्टर ओके है ना, सर। टाइट्रेशन भी है उसी में, वो हैंड रिटन नोट्स है, उसे पढ़ो, बुकलेट एक ओके। बार पढ़ो, ओके। ठीक है, हाँ आनंदी नहीं थी पिछले बार, मुझे याद आया, नॉट देयर। अदिति थी, बट पता नहीं अब वो कब तक रहेगी अदिति। हाँ तुमसे मैंने ये पूछा था कि क्यों 7:30 में लीव करती हो, कुछ रीजन है? तुम्हारा और सौरभ का होता है लीव करने का, वो पूछ रहा था रीजन। एन फैक्टर याद रखने में और कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, 10 बार रिवाइज नहीं किया होगा इसलिए याद नहीं हुआ, किसी तरह याद करो। केमिस्ट्री नोट्स के बेसिस पे चलता है, नोट्स अच्छे से याद होना चाहिए। चल करना बहुत ईजी है, तुम बोलोगे टाइट्रेशन नहीं हो रहा है, कर क्या रहे हो, मैं बस N1V1 मास वॉल्यूम यही तो इक्वेट कर रहा हूँ, और क्या करना है। बट उसके लिए जो एन फैक्टर है तुम्हें याद आना चाहिए कि एन फैक्टर कहाँ पे क्या होगा। फिफ्थ हो गया आंसर, किसका है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट। दूसरा कौन सा है, किससे रिएक्ट कर रहे हैं, FeSO4। चलो इस पर आंसर आना चाहिए सबका। 52.8 आया है साहिल का, ओके। फिफ्थ आंसर बताता हूँ साहिल तुम। हाँ साहिल करेक्ट है। सिक्स तो H2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ अभी नहीं बताया, H2O2 का वो छोड़ दो। फिर तुम मुझे एर्थ बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। एर्थ बताओ, नाइन्थ बताओ। 10th भी कर सकते हो, 11th भी कर सकते हो। 6 7 में वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, वो छोड़ देते हैं हम लोग। साहिल आगे करो, और होगा फिफ्थ का आंसर आए तो बताओ। जीरो 0.05 फिफ्थ का, ओके।
फिफ्थ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, इसके लिए क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी। तो उसका नॉर्मलिटी निकालोगे, नॉर्मल N1 इंटू V1, उसका भी नॉर्मलिटी गिवन है क्या? नहीं, उसका मास दिया, तो उसका मास बाई इक्विवेलेंट मास। अब नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी कितना है? 0.05 इंटू एन फैक्टर KMnO4 का 5 होता है, इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम चाहिए, ml में चाहिए, Xml ले लो, तो x/1000, ये लीटर में होगा ना। ये वॉल्यूम किस में होता है? इन लीटर ना, ml में पूछा था। बाई मास बाई इक्विवेलेंट मास है। FeSO4 का मास गिवन है 2 ग्राम, इसका इक्विवेलेंट मास, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो KMnO4 का बताया था, Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा किधर? Fe3+ और खुद Mn+2 में जाता है। तो इसका एन फैक्टर होता है 5 और इसका एन फैक्टर होता है 1। तो FeSO4 का 56 आयरन का हो गया, प्लस 96 बाई एन फैक्टर कितना है? 1। इससे जो एक्स आ गया वो आंसर है। आई थिंक आगे करते हैं, अभी बहुत सारा करना है, लीव करो। बट कंसेप्ट समझ में आया ना, करना क्या है सारे क्वेश्चंस में? बस ये फॉर्मूला 3 याद रखो, मास बाई इक्विवेलेंट मास, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। बस ये 3 फॉर्मूला तुम्हें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो भी दे बस सबका इक्विवेलेंट इक्वल करना है, जो दिया रहे उससे करना होगा। कंसेप्ट क्लियर है कैसे करना है? तो थियरी भी बहुत बाकी हो, थियरी करते हैं। सबको क्लियर हुआ कैसे टाइट्रेशन अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन? हाँ चल, क्लियर हो गया। साहिल यस, 2 यस आ गए। और लोगों का? सोहम, शुभम, ओके। ओके, अथर्व आल्सो। हाँ, ओके, सबका यस आ गया, ठीक है। आयोडोमेट्री टाइट्रेशन कैसे कैसे करना है? दिस इज यूज्ड टू फाइंड, नोट्स में सब लिखा हुआ है सर, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए क्या यूज करना है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ I2 यूज्ड। आयोडीन के थ्रू हम लोग यूज करते थे, आयोडीमेट्री है। अब ये I2 के लिए न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, न्यूट्रल और एसिडिक। तो I2+ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको क्या लेके जाएगा? I- प्लस वो जो भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ दोनों का बस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करना होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का I2 का मालूम है तुम्हें क्या है कंसेंट्रेशन, तो उससे इसका मालूम चल जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट का। इसका N1V1 ये नोन है, राइट। तो इससे इसका N2 इंटू V2 वॉल्यूम मालूम चल गया, तो ये N2 क्या है मालूम चल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा ना ये। एग्जाम्पल I2+
Na2H2O3, तो ये 0 से किधर जाता है, Na(-1) और ये Na2H4O6 गया +2.5, तो डिफरेंस कितने का है? हाँ, तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, स्कैन फैक्टर कितना था 2 और स्कैन फैक्टर 1, ये सब बताया हुआ है ना। तो आयोडीन का मालूम है, तो इससे Na2H2O3 का मालूम चल जाएगा। क्लियर हुआ कैसा हो गया? आयोडोमेट्री मतलब क्या हो गया, आयोडीन से आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन के थ्रू अदर का कंसंट्रेशन बता रहे हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट पे N1V1 = N2V2 करोगे, तो ऐसा भी क्वेश्चंस किया था ना, आयोडीन का N1V1 नोन होगा, जैसे KMnO4 का नोन था यहाँ पे, FeSO4 का बता दे रहे थे, उसी तरह अदर का बता सकते हैं। क्लियर हुआ सबको ये? कितने लोग क्लियर हुआ? क्लियर है, यस और नो? अथर्व यस, अचल यस, साहिल, मेहुल, ये आयुष 5, 5 लोगों ने यस बोला, सोहम यस। तो नो वाले कौन है, हैंड रेज करो। यस पटेल, शुभम, प्रद्युम, ओके, 12 ऑफ यू ने यस बोल दिया, तो यस होगा, ठीक है। संस्कृति, डाउट है इसमें? डाउट है? हाँ, तो रेज योर हैंड एंड आस्क कि क्या डाउट है। नहीं, संस्कृति ये बताओ किस पॉइंट पे डाउट है, क्योंकि अभी आधे घंटे का लेक्चर फिर रिपीट करना मतलब समझ रहे हो ना, पिछले हाफ एन आवर से वही बता रहा हूं मैं। तो किस पॉइंट पे डाउट आया फिर वो बताओ। हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करता हूँ, मुझे पूछो तो ये तो मालूम चले, नहीं तो फिर से मैं फिर से हाफ एन आवर रिपीट करूंगा, नो प्रॉब्लम, बताओ तुम। बोलो। सर वो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के क्वेश्चन का है। हाँ, आयोडीन में क्या बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल किया कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। हाँ, संस्कृति बताओ। अनम्यूट किया, बताओ अभी। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो नहीं समझ। अभी तक किए उसके 4 क्वेश्चन, 3 किए ना। N1V1 हाँ सर = वो N2V2 इक्वल करना होगा, 3 कोई दिया होगा, चौथा पूछता है। ओके सर। अभी तो 3 क्वेश्चन किए, तो उसमें डाउट आया क्या वो तीनों में? सर वो एमएस फैक्टर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वो तब लर्न नहीं किया होगा तुमने, एन फैक्टर निकालने में क्या प्रॉब्लम है, जो नोट्स दिया वही तो लर्न करना है ना। KMnO4 का 5 होता है, एसिडिक मीडियम में लर्न करना है तुम्हें, यस ठीक सर। है ना। तो उसे नोट्स को रिवाइज करो, फिर क्लियर होगा। यस सर। तो जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, पूरा केमिस्ट्री का, पूरा आईटी का ही प्रॉब्लम है। जो रिवाइज कर रहे हैं डेली लेक्चर्स को, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें एन फैक्टर भी याद आएगा, कैसे करना है वो भी याद आएगा। नहीं तो मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए N1V1 वाले, फिर भी यदि डाउट रह जाता है कि N1V1 = N2V2 का है, क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर प्रॉब्लम है, वो समझो। ओके, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, ओ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का याद रखना है, आयोडीन किसके लिए था, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो ये क्या होगा यहाँ पे, यूज्ड टू फाइंड द
स्ट्रेंथ ऑफ, वो रिड्यूसिंग एजेंट का था, वो क्या करता था, आयोडीन को रिड्यूस करता था, यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ फाइंड करने में आता है। एग्जाम्पल, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KiO3, CuSO4, ये। अब ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका स्ट्रेंथ बता सकते हो, राइट। तो इसमें दो स्टेप होंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, Ki रिएक्ट्स विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो किस में कन्वर्ट होगा, I2 में। अब ये I2 को हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3 से रिएक्ट करोगे। ये सोडियम थायोसल्फेट है, जिसको हाइपो सॉल्यूशन भी बोलेंगे। तो हाइपो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी और ये मालूम है, इससे ये क्या बन जाएगा, Na प्लस Na2H4O6 बन जाएगा। तो यहाँ दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया, और यहाँ भी इसका इक्विवेलेंट मास वही होगा, -1 से 0 एंड 0 से -1 है। एन फैक्टर आयोडीन का यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 था। तो यहाँ इस प्रोसेस में जो जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट I2 का फर्स्ट स्टेप में हो गया, वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका सेकंड स्टेप में होगा, एन फैक्टर सेम है। नहीं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल तो किसी एक ही रिएक्शन के लिए वैलिड है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ki will be equal to number of equivalent of oxidizing agent. ओके, तो यहाँ Ki प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर दे रहा है, वो इसको I2 मिला रहा है, और I2 को हम लोग हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहे हैं, और हाइपो सॉल्यूशन का N1 अगर नोन है, राइट। तो यहाँ ये NaI और Na2H4O6 में जाता है, यहाँ 0 से -1 गया और -1 से 0 गया। तो यहाँ इसका n फैक्टर 2 है और यहाँ पे भी n फैक्टर 2 है। तो किसी एक इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ki विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, ये रहेगा ना। और n फैक्टर इन बोथ द स्टेप्स आर सेम, n factor is equal to 2 for iodine in both the steps. N factor is equal to 2 of iodine in both the steps. So number of equivalent of I2 in first reaction is equal to number of equivalent of I2 in second reaction. ऐसे तो मास कंजर्व होता है, नंबर ऑफ मोल कंजर्व होता है, बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो वेरिएबल है ना। बट यहाँ एन फैक्टर दोनों का सेम हो गया, तो फर्स्ट स्टेप से ही कर सकते हो। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ki will be number of equivalent of I2 will be equal to number of equivalent of Na2H2O3, सबका सेम हो गया इक्विवेलेंट। मतलब सोचो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक रिएक्शन के लिए वैलिड होता है, यहाँ जितने रिएक्शन है सबके लिए वैलिड हो गया, क्योंकि एन फैक्टर सेम था। तो किस केस में वैलिड नहीं होगा वो देखते हैं। हाइपो सॉल्यूशन मतलब Na2H2O3 को बोलते हैं, Na2H2O3 को हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ, अब देखो कहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा वो देखते हैं।
ये है हाइपो सॉल्यूशन। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में देंगे ये। जेई एडवांस का आईटी में कई बार का आया हुआ क्वेश्चन। KiO3 plus Ki plus HCl gives out I2 plus, बैलेंस कर देता हूँ, 5Ki plus 6HCl gives out 3I2 plus 6HCl plus 3H2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज भी कितना है? सबका एन फैक्टर बता सकते हो? अभी प्रीवियस लेक्चर में किया था हम लोगों ने। अभी सबका एन फैक्टर होगा क्या? ओके, हाँ एन फैक्टर सबका आ गया। अरे एक ही का आंसर है। कल साहिल, ओके आयुष भी बता पा रहा है। साहिल एंड आयुष। रेस्ट ऑल ऑफ यू, नो रिवीजन। साहिल, आयुष एंड शुभम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चेंज। और ये सब नहीं आ पा रहा है तुम लोग से ना, तो मैं ही परेशान होने लगा हूँ। क्या करूं, ये सब तो बता चुका पिछले बार ही, क्वेश्चंस भी करा दिया सेम, फिर भी नहीं हो पा रहा। मतलब 14 लोग में 4 लोग आंसर कर पाते हैं, 10 नहीं कर पाते। सेम क्वेश्चन को अगले बार पूछ लिया जाए। ऐसे बैच को पढ़ा के क्या मतलब है? मुझे खुद ही नहीं समझ में आता क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई पढ़ना ही नहीं था, वहां पढ़ाने का कोई मतलब नहीं।
नमस्ते। ठीक है, 4 आंसर आ जा रहे हैं, साहिल, आयुष, शुभम एंड यश। रेस्ट ऑल ऑफ यू सेम क्वेश्चन यदि नहीं हो पा रहा है तो बहुत डिफिकल्ट है बोर्ड पास करना, मैं अभी से बता देता हूँ। पढ़ने की एटीट्यूड नहीं रहता तो कोई पास नहीं कर सकता, क्योंकि आयोडीन मैंने ऐसा ही क्वेश्चन सेम बताया हुआ, बट उसके लिए जिसने रिवीजन किया, वो जो 57 पेज का नोट्स भेजा उसमें सब है। 10 फैक्टर बता चुका हूँ मैं, तो चलो ठीक है, चलेगा। हर बैच पढ़ने वाला नहीं होता। इसमें n फैक्टर 5 आएगा, इसका कितना होगा? एक आयोडीन है, 5 से 0 पे गया, और यहाँ 5 आयोडीन इधर से इधर गया, है ना? तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और 5 इलेक्ट्रॉन गेन, यही है ना? आयोडीन के एक एटम का क्या हो गया यहाँ पे? हाँ, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने यही क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। एन फैक्टर मैंने बता दिया था कैसे करना है। सबका एन फैक्टर जो होता है उसका कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। अच्छा देख लो एक बार फिर से, मगर ये बैच मुझे मालूम चल गया, इस बैच को इंफिनिटी टाइम भी बताया जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार भूल ही जाओगे क्योंकि रिवीजन नहीं रहेगा। फर्क नहीं पड़ता, देखो मैं हर बार बता दिया करूंगा ऐसा कैसे ऐसे करना होता है, ठीक है? जिससे एन फैक्टर सबका आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 will be number of equivalent of Ki और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब बोलोगे कि ये कैसे होता है, ये एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस उससे होता है, सबका इक्विवेलेंट इक्वल करना होता है। ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 will be number of equivalent of HCl। पहले बताया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, उसमें देखना सबका मैंने इक्विवेलेंट इक्वल लिखा था, वही लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। स्टेप 2 में क्या होगा, अब इसी I2 को हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करो, Na2H2O3 क्या बन जाएगा, NaI प्लस Na2S4O6, यही है ना? तो कितना हो जाएगा इसका एन फैक्टर, यहाँ पे भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों का I2 का दोनों स्टेप में अलग अलग होंगे। हाँ, number of equivalent of I2 formed in first step not equal to number of equivalent of I2 reacted with Na2H2O3। ये दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होगा क्योंकि एन फैक्टर अलग अलग है। देखो एन फैक्टर बिल्कुल अलग होगा इसका, कैसे होगा एन फैक्टर? I2 का एन फैक्टर यहाँ 5/3 है और यहाँ इसका एन फैक्टर 2 है। तो मान लो I2 का फर्स्ट स्टेप में मान लो कि यहाँ पे इसका x मोल बना, तो वो x मोल होगा यहाँ पे, ये चल जाएगा x मोल का x मोल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कंजर्व होता है। बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हो गया 5x/3 इक्विवेलेंट, बट यहाँ पे इसका x मोल मतलब हो गया 2x इक्विवेलेंट, ऐसा होगा। देखो क्या लिखा है मैंने।
समझ में आ गया? ठीक है। साहिल, आयुष, शुभम और यश, तुम ही लोग के लिए पढ़ाई चलते रह गया ना। ठीक है, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बता दिया मैंने। ये दोनों में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होगा, मतलब 5x/3 इक्विवेलेंट और यहाँ 2x इक्विवेलेंट होगा, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो बेसिकली तुम्हें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितना KiO3 का होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट Na2H2O3 का नहीं होगा। एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन का इक्वेट हम लोग नहीं कर सकते है ना, क्लियर ना? तो वहां पे क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में I2 का मोल निकालो, उससे इस साइड जाके करना होगा। हाँ, अभी ये नोट्स में सही से है, देख लेना है तो। ओके, बैक टाइट्रेशन करें। बैक टाइट्रेशन क्या हो गया, मतलब सॉल्यूशन लिया, जैसे कि मान लो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो अब तुमने इसमें एक्सेस ऑफ बेस डाल दिया, एक्सेस ऑफ बेस डाल दिया, तो क्या जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो इसको टाइट्रेट करने के लिए फिर से एसिडिक सॉल्यूशन डालना होगा, टाइट्रेटिक विद एसिडिक सॉल्यूशन। विथ एसिडिक सॉल्यूशन देन न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो एक्चुअली जितना तुमने, मान लो कि 5 मोल तुम्हें सॉल्यूशन एसिडिक था, 5 मोल एसिड है, H+ है, और तुमने इसमें 8 मोल बेस डाल दिया, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, 3 मोल एसिड बच जाएगा, 3 मोल बेस बच जाएगा ना। फिर से तुम्हें 3 मोल H+ डालोगे, देन न्यूट्रलाइजेशन होगा ना। तो एक्चुअली जितना एसिड का मोल हो गया, दोनों एसिड के मिला के 5 + 3, वो बेस के मोल की इक्वल होगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मतलब पहला जो है हो गया N1V1 प्लस दूसरे का N2V2, और ये फाइनली क्या होगा, बेस के वॉल्यूम से NVV ऑफ एसिड। एसिड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। देख लो, ये पॉइंट क्लियर हुआ बैक टाइट्रेशन में क्या है? तो इसी को बैक कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा डाल दिया ना उसमें बेस कि उल्टा एसिड और फिर से डालना पड़ा, तब जाकर न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट नोट्स में देखोगे तो कुछ क्वेश्चन होंगे, 8-10 क्वेश्चन होंगे टाइट्रेशन पे। अब यहाँ से आ गया डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मालूम है तुम लोग के बैच में 1-2 लोग ही आंसर देंगे, 3-4 लोग मतलब जो पढ़ रहे वही, बाकी लोग 0.31, हाँ। थोड़ा सा और क्लोज आंसर आएगा। ओके, 0.329, हाँ साहिल। हर्षल 0.32, मेहुल 0.32, सोहम का भी 0.32 है। हाँ साहिल, ठीक है। चलो 5-6 लोगों को समझ में आ रहा है, एनफ। N1 V1 इक्वल टू N2 V2, यही होगा ना।
ml में लोगे तो वो भी ml में ले लो, कन्वर्सन कैंसिल हो जाता है। 0.213 इंटू इसका n फैक्टर 2 है, नॉर्मलिटी मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है इंटू V2 38.6, इससे नॉर्मलिटी आ गया 0.329। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन है, उसमें 7.3 ग्राम ऑफ द एसिड पर लीटर है। 1 लीटर एसिड का लेते हैं तो 7.3 ग्राम मिलता है तुम्हें HCl, बट 25 ml ही तुमने लिया है, तो जो भी एसिड मिल जाएगा उसमें 30 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन, 30 ml ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज किया उसने। अब उसका नॉर्मलिटी कितना है वो उधर से आएगा। 20 ml ऑफ द अल्कली वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय 24 ml ऑफ H2SO4। तो HCl का तो पूरा डेटा दिया है, उससे NaOH आएगा, और NaOH का डेटा मिल गया तो उससे H2SO4 का आएगा। ट्राई करो।
किसी का आंसर? ओके देखो, मैं बताता हूँ इतना, हो सकता है क्लोज हो तुम लोग, बट सोच लिया ना तुम लोगों ने। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट? NaOH। तो इसका नॉर्मलिटी कितना है? 25 ml लिया है, बट ये 7.3 ग्राम 1000 ml में, 1000 ml में 7.3 ग्राम है, तो 25 ml में कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 25/1000 इंटू 7.3 ग्राम, इतना ही HCl लिया गया है ना, लिया ना पर लीटर, 1000 ml में इतना ग्राम था, तो 25 ml कितना होगा? इतना इक्विवेलेंट, NaOH का भी उतना ही इक्विवेलेंट होगा, तो 22 का इक्विवेलेंट मास 36.5, इसका एन फैक्टर तो 1 ही होगा HCl का, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इसका भी एन फैक्टर 1 होगा, बट इसका क्या देगा? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी तुम्हें फाइंड करना है, वॉल्यूम इन लीटर, ऐसे हो गया, तो नॉर्मलिटी आ जाएगा ना। नाउ दूसरे क्वेश्चन में क्या हो गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट? NaOH विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, इसका एन फैक्टर तो वही बन रहा, यहाँ नॉर्मलिटी जो भी आ गया इनटू वॉल्यूम कितना है? 20, यहाँ लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वॉल्यूम 25 ml करके ला सकते हो। नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम कितना है? 24 ml, तो नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 आ जाए, कितना हो जाएगा? एन के वैल्यू यहाँ से आ गया, अब रेस सॉल्विंग है, ये आ जाएगा ना, तो नंबर ऑफ H2SO4, ये वैल्यू में देख के बताता हूँ कितना आ रहा है, 0.1388 N। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ना, मतलब 1 लीटर में 0.1399 है इक्विवेलेंट, यही है ना। तो ग्राम पर लीटर कितना होगा? 1 लीटर में इतना इक्विवेलेंट है, तो मल्टीप्लाइड बाय इसका इक्विवेलेंट मास 0.1388 इंटू इक्विवेलेंट मास H2SO4 का 98/2, इतना ग्राम पर लीटर ना, ये इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, 1 लीटर में इतना इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 49, मतलब इतना ग्राम पर लीटर। हाँ बताओ, अंडरस्टूड? ओके, अब आ गया डबल इंडिकेटर कंसेप्ट। डबल इंडिकेटर कंसेप्ट एक क्वेश्चन एडवांस में देंगे ये, और डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे यश भी 138 रैंक लाया, बट उसको 2 से 3 बार मुझे समझाना पड़ा, तब आया, एक बार समझाया, फिर अगले वीक आया, फिर से वो समझ के गया कि नहीं समझ में आया डबल इंडिकेटर, उसका अगले बार बताया, तब जाकर उसको क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं समझ में आता तो IIT नहीं होता, वो रैंक 138 लेके आया यश, कल्याण का जो बच्चा था। तो चूंकि मुझे याद है कि वो इसमें बहुत फंसा हुआ था, ऐसे GOC में भी उसको बहुत प्रॉब्लम था, और वो सब चीजों को दूर किया उसने, तब 138 रैंक लाया। तो जो भी डाउट आए तुम्हें अपने अटेम्प्ट से उसको दूर करना होता, बस उसका वही था कि नहीं मुझे समझना ही है किसी तरह, तुम्हारे में ये एटीट्यूड आ जाए, समझना ही है, तब तो आ ही जाएगा। हाँ, तो ये कंसेप्ट मुझे याद है कि उसको फिर मुझे लगा कि अरे क्या फिर से तीसरी बार समझाना पड़ रहा। अगले वीक भी समझाया उसको, फिर उसको अगले वीक समझाया, तो अब समझ गया वो। तो कभी ये मत सोचना कि नहीं समझ में आ रहा है तो IIT नहीं होता है, नहीं, रैंक 138 भी आता है, वैसे ही बच्चे होते हैं, कुछ और नहीं होता। यस से कभी बात करोगे तो खुद ही पूछ लो, कई लोग कांटेक्ट में भी होंगे।
चलो तो देखते हैं ये डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 विद द HCl। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या होगा, Na2CO3 क्या है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट होगा। ये किसका सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3। तो स्टेप वन में देखें, एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन इज बेसिक। मतलब तुम, अब ये दो इक्विवेलेंस पॉइंट क्यों आएगा, क्योंकि Na2CO3 को जैसे ही वाटर में डालोगे Na+ तो निकल गया, बचा कार्बोनेट। कार्बोनेट पहले एक बार एक H+ को कैप्चर करेगा, फिर दूसरे बार में दूसरे H+ को कैप्चर करेगा। तो दो बार इक्विवेलेंस पे जाएगा, पहले H+ कैप्चर करेगा कार्बोनेट, तो HCO3- बनेगा, तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। जैसे ही फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, CO3 2-, पहले एक H+ करेगा तो HCO3- बन गया ना। ये सॉल्यूशन जो होगा ये बेसिक होगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन है और इसका पीएच होता है 9। तो बेसिक सॉल्यूशन पीएच 9 होगा। तो जो इंडिकेटर बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज कर रहे हैं, तो फिनोफ्थलीन एक ऐसा है इंडिकेटर जो बेसिक सॉल्यूशन, यदि पीएच उसका मतलब 8 to 10 है, तो 9 होते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। तो सॉल्यूशन जैसे ही बेसिक बना, इस रेंज में आया, फिनोफ्थलीन कलर चेंज कर देता है। तो फिनोफ्थलीन बोलता है कि रिएक्शन ओवर हो गया, कलर चेंज कर गया। टाइट्रेशन कभी तुमने किया होगा तो देखा होगा, कलर चेंज होता है तो बोलते हैं रिएक्शन ओवर हो गया। तो फिनोफ्थलीन कलर चेंज करेगा, बोलेगा रिएक्शन ओवर हो गया, बट एक्चुअली ओवर नहीं हुआ। अभी HCO3- फिर से H+ कैप्चर कर सकता है, वो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे ही फिनोफ्थलीन बोल देता है कि रिएक्शन ओवर हो गया। यही प्रॉब्लम है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे ही वो बोलता है कि रिएक्शन ओवर हो गया। अब pH ऑफ NaHCO3 सॉल्यूशन नोट्स में दिखोगे, लिखा होगा हाफ pK1 + pK2/2, उसकी जरूरत नहीं है ना। तो फिनोफ्थलीन HPH लिखते हैं, is used for first equivalence point। तो यही डिफरेंस है कि फिनोफ्थलीन, बस इतना ही याद रहेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा कि फिनोफ पहले ही, फर्स्ट के बाद ही वो बोलता है कि ओवर हो गया, मतलब रिएक्शन इज ओवर। एक्चुअली ओवर हुआ नहीं है, बट फोर्सफुल वो बोल देता है कि ओवर हो गया। जबकि वही मिथाइल ऑरेंज ले लोगे तो 2 टाइम्स रिएक्शन होगा, पहले HCO3- बनेगा, फिर HCO3- फर्दर H2 और CO2 में जाएगा, तब रिएक्शन ओवर होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, अ, हाँ देखो, तो जब तुम Na2CO3 लोगे, Na2CO3 लोगे तो HCl से रिएक्ट करेगा NaCO3 प्लस, ये अपना एक H+ उसको दिया और NaCl बन गया। फिनोफ्थलीन HPH कलर चेंजेस, मतलब वो बोलता है रिएक्शन ओवर हो गया इसके साथ। बट व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड, देन तो क्या होगा, पहले इसमें Na2CO3 बेसिक सॉल्ट है, HCl से रिएक्ट किया, पहले तो बन जाएगा NaCO3। उसके बाद भी फिनोफ्थलीन कलर चेंज नहीं किया, मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज कब होता है, चेंजेस कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो अभी तो ये बेसिक है, तो कलर तो चेंज होगा नहीं मिथाइल ऑरेंज का। NaCO3 क्या है, बेसिक है ना। तो फर्दर NaCO3 फिर से H+ कैप्चर करेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ H2CO3 आ जाएगा और NaCl। अभी सॉल्यूशन एसिडिक बन जाएगा, एसिडिक बन गया तो मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर। तो मिथाइल ऑरेंज कब कलर चेंज करेगा, जब दो बार वो रिएक्ट करे। तो होगा क्या,
कि पहले से मान लो कि यहाँ पे इसका एक्स इक्विवेलेंट था, तो HCl एक्स इक्विवेलेंट आ गया तो कलर चेंज हो जाएगा। बट यहाँ क्या होगा, इसका एक्स इक्विवेलेंट होगा तो इसका एक्स इक्विवेलेंट आएगा, तो इसका भी क्या होगा, एक्स इक्विवेलेंट होगा, इसका भी एक्स इक्विवेलेंट होगा, उसका एक्स इक्विवेलेंट यहाँ इसके एक्स इक्विवेलेंट से रिएक्ट करके इसका एक्स इक्विवेलेंट आएगा, इसका एक्स आएगा। तो टोटल यहाँ पे एक्स इक्विवेलेंट के लिए 2x इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज यूज ना। HCl का अमाउंट कितना यूज हुआ, 2x equivalent of HCl is used. It means if phenolphthalein uses VmL of HCl, then methyl orange changes color after कितना वॉल्यूम, 2 VmL of solution. वो VmL पे नहीं रुकेगा, फिनॉफ्थलीन फर्स्ट के बाद ही ओवर हो जा रहा है ना, ये 2 VmL। हाँ, थोड़ा इस चीज को समझो, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आ गया ना तो सब हो जाता है कि पहले में VmL रहेगा तो दूसरे में 2V। जस्ट 2 मिनट में टाइम दो, इसे समझो। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ क्या, ये क्लियर हुआ पॉइंट? यस, कितने लोग को यस? हाँ तब तो हो जाएगा, बस यही समझना था कि उसमें डबल वॉल्यूम लगेगा, यही नहीं समझ में आ रहा था उसी यश को, या कई लोगों को जो IT में गए उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ था ये समझने में, दूसरे में क्यों डबल वॉल्यूम लगेगा। फिर फिनॉफ्थलीन क्या कर रहा है ना, एक बार फिर से बताता हूँ।
क्योंकि सारे मतलब इतने रैंक लाके उनको प्रॉब्लम हुआ सबको। Na2CO3 HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो जैसे ही NH CO3 बनेगा, फिनोक्सिलिन, NH CO3 बेसिक होता है, तो फिनोक्सिलिन का कलर चेंज हो जाता है। तो मान लो तुमने 20 ml HCl यूज किया, उसी समय कलर चेंज हो गया, यही हुआ ना। बट यदि मिथाइल ऑरेंज हो गए, तो मिथाइल ऑरेंज ये सॉल्यूशन बेसिक है यहाँ पे बना, तो कलर चेंज नहीं होगा। NH CO3 फर्दर HCl एब्जॉर्ब करते जाएगा और H2CO3 बनेगा। जब पूरा NH CO3 गायब हो गया, बचेगा केवल H2CO3, तो सॉल्यूशन एसिडिक बन गया, तो मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करता है। तो इसका क्या होगा, यहाँ इसका 5 मोल यदि ये है, तो इसके 5 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका 5 मोल बनेगा, सबका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका 5 मोल फिर से 5 मोल HCl से रिएक्ट किया, तो अब यहाँ 5 मोल बना, मतलब HCl यहाँ पे डबल यूज होगा ना, 5 मोल यहाँ पे, 5 मोल यहाँ पे। मतलब फिनोक्सिल डालोगे तो 20 ml से काम चल जाएगा, तो मिथाइल ऑरेंज तुम्हें 40 ml पे बोलेगा टाइट्रेशन ओवर हुआ, डबल वॉल्यूम पे ओवर होगा। हाँ, अब सोचो आनंदी, तुम्हें क्यों डाउट आया था, बताओ। क्लियर? ओके, हाँ आनंदी बोलो, बोलो। सर मतलब सबसे पहले NaCO3 जो बेसिक है वो HCl से रिएक्ट करेगा, हाँ वो फिर वो बेसिक रहेगा करके फिनोल्फ्थालीन का कलर चेंज नहीं होगा। हाँ, जैसे Na2CO3 पूरा न्यूट्रलाइज होकर NHCO3 बना, फिनोल्फ्थालीन का कलर चेंज हो गया। सर लेकिन फिर भी वॉल्यूम सेम रहना चाहिए ना, क्योंकि HCl तो वैसे भी प्रेजेंट है, उतना ही वॉल्यूम का नहीं रहेगा। ना, Na2CO3 बचा ना, HCl बिल्कुल गायब हो गया दोनों, अब बच गया NaHCO3। दोनों का मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट यूज किया, 5 मोल इसका तो 5 मोल उसका, दोनों गायब हो गए, उसका जगह 5 मोल इसका बन जाएगा। मतलब कि ये मैंने बोला कि ये मान लो कि 5 मोल तुम्हारा Na2CO3 था, तो जैसे ही तुमने 5 मोल HCl डाला, ये दोनों गायब हो गए, उसके जगह भी ये 5 मोल बच गया, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे ना। हाँ, तो 5 मोल जैसे NaCO3 बचा, ये दोनों गायब हो गए, उसी समय सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक हो गया। ओके। तो फिनोल्फ्थालीन का कलर चेंज हो गया। तो फिनोल्फ्थालीन तो बोलेगा कि अच्छा तुमने 20 ml HCl डाला, हो गया न्यूट्रलाइजेशन, खत्म हो गया रिएक्शन, बट एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है, अभी वो HCl और एब्जॉर्ब कर सकता है, मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो। मतलब हम लोग HCl ऐड करते हैं। HCl ऊपर से टाइट्रेट कर रहे हो, Na2CO3 नीचे है, ऐसे बीकर में डाल दिया Na2CO3, और यहाँ पे HCl ऊपर से ऐड कर रहे हो, टाइट्रेट कर रहे हो, तो कब कलर चेंज ओके। होगा। तो फिनोल्फ्थालीन पे 20 ml में कलर चेंज हो गया, तो मिथाइल ऑरेंज 40 ml डालोगे तब जाके कलर चेंज होगा। उसी रिएक्शन को मिथाइल ऑरेंज डाल के करो तो क्या होगा। ओके। हाँ, दो एक्सपेरिमेंट करो, मान लो तुम फिनोल्फ्थालीन डाल के उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, और कोई और उसको मिथाइल ऑरेंज डाल के एक्सपेरिमेंट करके आ रहा है, तो तुम मुझे बोलोगे 20 ml पे कलर चेंज हो गया, बट जिसने मिथाइल ऑरेंज लिया वो क्या बोलेगा। 40 ml पे कलर करते हैं। हाँ, क्यों, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक कंडीशन में कलर चेंज होता है। बेसिक कंडीशन पे कलर चेंज। हाँ, और एसिडिक कब बनेगा, जब NaCO3 बिल्कुल गायब हो जाए, केवल ये बच जाए तो। क्लियर? ओके। हाँ, तो यही एक कंसेप्ट है उसमें कि ये मिथाइल ऑरेंज के लिए डबल चाहिए। ठीक है, अब देखो, नोट्स को भी थोड़ा ठीक से पढ़ लेना। टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 और HCl, ये क्वेश्चन आता है, टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 प्लस NaOH सॉल्यूशन, ये दोनों का मिक्सचर हो गया, और तुम HCl को टाइट्रेट करो, ऊपर से HCl को हम लोग धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट करें, तो HCl पहले किससे रिएक्ट करेगा। अब ये एक बेसिक सॉल्ट है, Na2CO3 क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो HCl को कौन अट्रैक्ट करेगा। NaOH, हाँ।
तो जैसे ही तुम HCl डालोगे वो Na2CO3 के पास नहीं जाएगा, पहले Na से पूरा रिएक्ट किया और क्या बन गया, NaCl और H2O। अब यहाँ पे Na2CO3 जो होगा वो HCl से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, NaHCO3 प्लस NaCl। अब फिनोफ्थिलीन डालोगे तब तो यहीं पे कलर चेंज हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे फिनोफ्थिलीन तुमने ऐड किया तो पहले ही बोलेगा कि रिएक्शन ओवर हो गया। तो ये तुमने 20 ml HCl 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl पे फिनोफ्थिलीन चेंजेस कलर। हाँ, मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड। मान लो फिनोफ्थिलीन ने कलर चेंज कर दिया 30 ml पे, 20 ml पे, फिर हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड, और ये तुम्हें मालूम चला कि अभी 5 ml HCl और ले रहा है वो, तो 5 ml HCl किससे रिएक्ट करेगा, यहाँ फिनोफ्थिलीन इज यूज्ड, तो फिनोफ्थिलीन इतना पे कर गया। मिथाइल ऑरेंज देन ऐड करोगे तब NaCO3 सॉल्यूशन में है ना, उसको जाके HCl अपना H प्लस डोनेट करेगा, ये H प्लस जाके इसको डोनेट कर गया, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2CO3 ना। अब यहाँ मान लो कि 5 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl चाहिए, तो तुम ये बता सकते हो क्या कि NaOH के लिए कितना चाहिए, NaOH के लिए कितना चाहिए? हाँ बताओ। NaOH, NaOH से कितना रिएक्ट किया होगा। अब बस यहीं पे एक पॉइंट समझना है कि ये जो 5 ml Na2CO3 का वह 1 मोल HCl के 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो उतना ही NaCO3 बनाता है। NaCO3 HCl से रिएक्ट करता है, ये बताया ना कि इसका X मोल होगा, यहाँ X मोल ही बनेगा, ये भी X मोल ही बनेगा, तो फिर यहाँ X मोल ही होगा, तो फिर यहाँ X मोल ही लगेगा। HCl जितना यहाँ पे लग रहा है उतना ही यहाँ पे लगेगा ना। 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो क्या ऊपर स्टेप में भी 5 ml लगा होगा, बस यही क्वेश्चन आएगा। ऊपर स्टेप में भी रिक्वायरमेंट कितने की होगी, यहाँ 5 ml की जरूरत पड़ी तो यहाँ भी 5 ml ही लगा होगा, यही नहीं समझ में आता है सबको। सोच लो, Na2CO3 का जितना मोल होगा उतना ही मोल HCl चाहिए, उतना ही मोल NaHCO3 आएगा तो फिर से HCl के लिए उतना ही मोल चाहिए। HCl का यदि 5 ml यहाँ यूज हो रहा है तो यहाँ भी 5 ml ही होगा, और यहाँ 5 आ रहा है तो टोटल 20 है, तो यहाँ कितना हो गया 15 ml ना। हाँ, तो ये एक बार आ गया तब तो तुम NaOH का बता दोगे, जितना नंबर ऑफ मोल्स NaOH का उतना ही नंबर ऑफ मोल्स HCl का होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, तो ये कितना होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितना हो गया 0.1 इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मास ऑफ NaOH पूछता है वो यूजुअली 0.1 इंटू 15/1000 इंटू 40 NaOH का मोलर मास, 23 प्लस 16 प्लस 1। So can you tell the mass of Na2CO3? फाइव ml ऑफ 0.1 मोलर ही यूज हुआ ना, तो ये होगा 0.1 इंटू 5/1000 इंटू इसका मोलर मास 106 ग्राम। 1 मोल से रिएक्ट किया ना, तो HCl का मोल है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इतना मोल हो गया तो इतना ही मोल Na2CO3, और Na2CO3 का मोलर मास 106 होता है। समझ में आ गया डबल इंडिकेटर। साहिल यस, आयुष का भी यस है, ओके।
मेहुल, ओके, मेहुल और कौन सा? अच्छा, अचल तुमने बोला, लास्ट पार्ट नहीं समझा है ना? लास्ट पार्ट में देखोगे, नंबर ऑफ मोल निकालना है। एक बार वॉल्यूम समझ में आ गया क्या कि उधर 15 होगा इधर 5 होगा? बस यही मेन था, ये समझ में आ गया ना, 5 और 15, तो रेस्ट तो मोल कंसेप्ट है। ये समझ में आ गया है कैसे 15 कहाँ पे होगा, 5 कहाँ पे होगा? तब तो ठीक है, तब तो मोल कंसेप्ट हो गया। तो HCl का मोल जितना होगा उतना ही NaOH का मोल होगा। एक मोल NaOH, एक मोल HCl से रिएक्ट किया, तो HCl का मोल कैसे आएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। उतना मोल HCl, तो NaOH का भी उतना ही मोल हो गया। मोल आ गया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो NaOH को 40 से, उसका मास आ गया। क्लियर? Na2CO3 का भी वही है। ये वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं समझ में आता ना, ये 5 है तो ये 5 कैसे हो गया, वो 15 कैसे हो गया, बस इसी पे थोड़ा ध्यान देना। इक्वल होगा, बस ये आ गया तो फिर तो रेस्ट तो मोल कंसेप्ट है। हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी सबको समझाने में, इनफैक्ट सिद्धांत ये सबको बहुत मुश्किल से समझ में आ पाते, तो थोड़ा मतलब टाइम लगेगा, बट इस पे ध्यान देना, आ जाएगा। फिर क्या होगा? हाँ, HCl का वॉल्यूम फिक्स्ड है। वो जो ऊपर टाइट्रेट करोगे तो ब्यूरेट से जो तुम पुट करो 0.1 मोलर HCl है, और वो धीरे धीरे उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग ऐड करते जाते हैं। ओके, अभी तुम लोग को बोर्ड्स लेक्चर नहीं होते हैं क्या? अच्छा, टाइम 8:40 कर दिया गया, वेरी गुड फॉर मी। ठीक है, अब तीन छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हुए हैं, और कुछ नहीं है इसमें। एक है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। पहले ये देख लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है। ये सिर्फ H2O2 के लिए है ना। तो H2O2 एक्वस जब लोगे तो वो जब ब्रेक होगा तो क्या देगा? H2O लिक्विड और हाफ O2 गैस, ऐसे। H2O2 एक्वस लोगे तो O2 गैस बाहर आ रहा है। एक्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या अर्थ हो गया? एक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ही होगा, किसी और का नहीं। एक्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 means one volume of H2O2 gives x volume of O2 at HTP। मतलब कि क्या हो गया कि मान लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 दिया हुआ है, 10। इसका मतलब हो गया कि 1 ml H2O2 लोगे तो डिकम्पोज कर दो तो 10 ml O2 एट HTP मिलेगा। या 1 लीटर ऑफ H2O2 ले लो तो 10 लीटर ऑफ O2 एट HTP मिलेगा। मतलब 1 बॉटल ले लो H2O2 का तो 10 बॉटल तुम्हारा O2 एट HTP मिल जाएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ का डेफिनेशन। ये क्लियर हुआ क्या हुआ वॉल्यूम स्ट्रेंथ? ओके, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे इमेजिन करो कि H2O2 एक बॉटल तुमने लिया, और ऐसा ऐसा जब उसको डिकम्पोज करने तो क्या बचेगा? H2O2 वाटर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और O2 आ गया।
है ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 1 liter H2O2 aqueous on, ऐसा सिंपल ऑब्जेक्टिव दे देता, डिकम्पोजिशन गिव्स 5 ml O2 at STP, 5 liter O2 at STP, what is the volume strength of H2O2? सिंपल क्वेश्चन रहेगा सर। कितना लिखोगे? करेक्ट। आयुष अचल ने आंसर किया, और लोगों ने आंसर नहीं किया अभी तक? शुभम का भी, आयुष अचल आनंदी शुभम 4 आंसर। फाइव होगा, चलो 4 लोगों का समझ में आ गया। एक बॉटल कितना बॉटल में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो पूछा हुआ है। मतलब इमेजिन करो कि तुमने इसका एक ये लिया तो बाद में वाटर बच जाएगा, O2 बाहर आ गया, तो एक्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब 1 वॉल्यूम का एक्स वॉल्यूम, यही है ना? एक्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखोगे, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है तो 1 का 10, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यदि 5 होगा तो 1 का 5, 1 का 5, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यदि 2 रहता तो ये 1 का 2 मिलता सब, मतलब 1 लीटर का 2 लीटर मिल जाता। वॉल्यूम स्ट्रेंथ 3 रहेगा, 1 लीटर का 3 लीटर मिलेगा, यही है ना? उसने बोला कि 1 लीटर से 5 लीटर बन गया तो कितना होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ? तो 5 हुआ। अभी क्लियर हुआ? ओके, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है और इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 मैंने बताया था इन रेडॉक्स रिएक्शंस, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करे और रिड्यूसिंग एजेंट वो फिक्स है, कितना होता है? 34/2 17। H2O2 का इक्विवेलेंट मास 17 होता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, H नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो मान लो तुमने 1 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन लिया, 1 नॉर्मल मतलब क्या हो गया, एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इन 1 लीटर, यही होता है ना? एक एक वाटर बॉटल इमेजिन करो 1 लीटर का, उसमें डाल दोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2O2 है, मतलब कितना हो गया, 17 ग्राम ना, 17 ग्राम H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब ये डिकम्पोज होगा तो O2 कितना मिलेगा वो देखना है। H2O2 जब डिकम्पोज होता है it gives H2O plus half O2 ना, तो ये तुमने 17 ग्राम ले लिया, 1 लीटर में कितना है, 17 ग्राम, 17 ग्राम मतलब 17/34 मोल, मोलर मास, ये कितना हो गया, हाफ मोल। हाफ मोल H2O2 से O2 कितना आएगा, 1 मोल का हाफ, तो हाफ मोल का 1/4 मोल O2 आएगा, 1/4 मोल O2 मतलब 1/4 इंटू 22.4 लीटर, आ गया 5.6 लीटर। तो 1 लीटर से कितना बन रहा है, 5.6 लीटर। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो गया, 5.6 लीटर, 5.6 ना, हाँ 1 लीटर का 5.6 बना, करेक्ट। अब 2 नॉर्मल होता तो क्या होता, कितना O2 का वॉल्यूम आता, 2n सॉल्यूशन, मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो डबल हो जाता ना 11.2 ना, यस। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आता, 11.2, सब डबल हो जाता। 3 रहता तो ट्रिपल आ जाता, 4 रहता तो 4 टाइम्स आता, 5 रहता तो 5 टाइम्स आ जाता। मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ को क्या सिंपली हम लोग ये एक फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी
into 5.6. ये लिख सकते हो ना, यहाँ लिख देता हूँ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और क्वेश्चन बीच में 5-6 मैंने छोड़ा है ना, जहां भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा पहले उसको नॉर्मलिटी बना लेना इससे, और नॉर्मलिटी एक बार आ जाए तो फिर इससे क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ से नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लो, फिर जो करना है सॉल्व करते रहो। और फॉर H2O2 n फैक्टर इक्वल टू 2, तो नॉर्मलिटी कितना होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर ना, तो मोलरिटी इंटू 2 ना, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, मोलरिटी इंटू 11.2। अब इसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ को परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, तो इंटू परसेंट, कितना परसेंट होगा, 1 वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब हो गया 1 ml ऑफ O2 एट STP पर ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो डेफिनेशन यही था ना कि 1 ml सॉल्यूशन लोगे तो 1 ml O2 मिला, 1 वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब तो यही होता है। तो 1 ml हो गया, तो 1 बाई इसका तो तुम्हें ये बताना है कि 1 ml में O2 का मोल कितना आ जाएगा, 1/5.6 मोल O2 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1.5 से रिएक्शन लिख के करना पड़ेगा, रुको। ऐसा क्या होगा, H2O2 गिव्स आउट H2O प्लस हाफ O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मान लो 1 हो गया, तो परसेंटेज में कितना हो गया, मतलब 1 ml O2 आ रहा है एट STP, 1 ml मतलब 1 बाई 22.4 लीटर एट STP। 1/22.4 ये मोल आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, ये ml है तो इसको 10⁻³ करना होगा ना, इतना मोल करना होगा। H2O2 का कितना आएगा इससे, 10⁻22/22.4 इंटू, ये फैक्टर कितने का है, हाफ मोल के लिए 1 मोल है ना, तो इंटू 2 करना होगा ना, इंटू 2 मोल H2O2। और इसका मोलर मास कितना होता है, 10⁻22 टू 22.4, 2 इंटू इसका मोलर मास होता है 34 ग्राम, यही है ना। हाँ, अब ये कितना हो गया, 1 वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिया मतलब पर ml, इतना ग्राम पर ml ना, तो पर 100 ml कितना होगा, 10⁻³/22.4 इंटू 2 इंटू 34 इंटू 100 का दोगे तो ग्राम पर 100 ml आ गया। यही तो पूछा था ना परसेंटेज। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये क्वेश्चन के रूप में यूज करना, ये कोई कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन हो गया, 0.303%।
तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को परसेंट में कैलकुलेट करना होगा, तो 0.303 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। मतलब 1 वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब 1 ml O2 आया, 1 ml सॉल्यूशन हो गया। इमेजिन करो 1 ml, एक ड्रॉप लिया H2O2 सॉल्यूशन का, 1 ड्रॉप ले लिया, वो तो एक्वस है, तो उससे 1 ml O2 निकला। तो 1 ml O2 मतलब उसका वॉल्यूम से हम लोगों ने STP पे निकला, तो उसका मोल निकाला, फिर मोल कंसेप्ट से H2O2 का मोल लेकर आए, तो H2O2 का मोल मालूम चल गया कि 1 ml में कितना H2O2 का मास था, तो 100 ml में कितना होगा, यही परसेंट था ना। ये क्लियर हो गया सबको? ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग